बेटा जोलॉजी के अंदर हम एंजाइम्स और किंगडम प्रोटिस्टा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक और चैप्टर डिस्कस करें, चैप्टर नंबर 1, द बायोलॉजी। पहले एमसीक्यूज में वो आपसे कह रहा है बायोलॉजी इज द डैश साइंस। तो ये आपकी बुक की पहली लाइन है और ये आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, द स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर, कि फिजिक्स की दो ब्रांचेज, साइंस की दो ब्रांचेज होती हैं। एक को हम कहते हैं नेचुरल साइंसेस और एक को हम कहते हैं फिजिकल साइंसेस। तो नेचुरल साइंसेस के अंदर हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं और फिजिकल साइंसेस के अंदर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ रहे होते हैं। सो नेचुरल साइंस जो है में जो है हम बायोलॉजी को डील करते हैं। तो बायोलॉजी जो है वो एक नेचुरल साइंस है। फिर वो आपसे कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू डैश किंगडम्स। तो आपने पढ़ा होगा बहुत दफ़ा चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी, वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर भी, कि हमने एनिमल्स को टोटल कितने क्लासेस में डिवाइड किया है, 5 के अंदर। कितने किंगडम्स में डिवाइड किया है, 5 किंगडम्स के अंदर। फिर वो आपसे कह रहा है ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको ऑलरेडी पता होंगी, आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया है। यूनिसेलुलर का मतलब है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल पे कंसिस्ट करता हो। प्रोकैरियोट्स का मतलब है कि उसका जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट ना हो। सो इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमने किंगडम मोनेरा, ठीक है, के अंदर रखे हैं। अगर किंगडम मोनेरा आंसर के अंदर नहीं है तो फिर आप किंगडम प्रोकैरियोट पे लगाएंगे। क्योंकि किंगडम मोनेरा को हम किंगडम प्रोकैरियोट भी कहते हैं। फिर वो आपसे कह रहे थे स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हैं जैसे साइटोलॉजी, तो सेल की स्टडी जो है वो साइटोलॉजी कहलाती है। इसी तरह से फंगस की स्टडी या फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है। और फिर आपके पास है हिस्टोलॉजी। सो हिस्टोलॉजी हम जो है वो टिश्यूज की स्टडी, टिश्यूज के फंक्शन की स्टडीज को कहते हैं। फिर वो आपसे कह रहे हैं डैश इज अ वेरी रीसेंट ब्रांच। याद रखिएगा, अगर आपसे पेपर में कह रहा है वेरी रीसेंट ब्रांच तो फिर आप बायोटेक्नोलॉजी पे टिक करेंगे, और सिर्फ रीसेंट ब्रांच की बात करता तो फिर आप फिर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे टिक करते। खैर, फिर वो आपसे कह रहा है बायो इज ए ग्रीक वर्ड मीन। तो बायो से ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब होते हैं लाइफ। फिर वो आपसे कह रहा है कि एगेरिकस, मशरूम, यीस्ट आर इंक्लूडिंग। सो एगेरिकस जो है वो किसके अंदर इंक्लूड है, तो एगेरिकस जो है वो फंजाई के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, एगेरिकस फंजाई के अंदर इंक्लूड है। फिर वो आपसे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड प्लांटी। तो वो आपसे पूछा है कि फंगस और प्लांटी के दरमियान जो है वो क्या डिफरेंस है। तो मल्टी सेलुलर तो दोनों होते हैं, फंजाई भी मल्टी सेलुलर है और प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर है। यूकैरियोटिक भी दोनों है, लेकिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है जबकि फंगस जो है वो नॉन क्लोरोफिल है। ठीक है। अच्छा, फिर वो आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ वेल इज। ये भी आपने पढ़ा होगा अपनी बायोलॉजी की बुक के अंदर, ये आपका पहले पेज पे ही लिखा हुआ है कि जो लेंथ है वेल की वो 40 मीटर होती है। साथ साथ आप चाहें तो इसका वेट भी याद कर लें। वैसे इतने मुश्किल जो है ना, इतने न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले आते नहीं हैं पेपर में एमसीक्यूज, लेकिन आ सकते हैं क्योंकि इस साल उन्होंने एमसीक्यू ज़्यादा बनाने हैं। तो वेल की जो लेंथ है वो 40 मीटर है और वेल का जो वेट होता है वो 150 टन है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। फिर वो आपसे कह रहे थे स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड डैश। तो पैरासाइट्स की स्टडी क्या कहलाती है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी बॉडी पर डिपेंड करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में रहने वाली जुएं आप पर डिपेंड करती हैं, आपके पेट में कीड़े भी होंगे वो भी आप पर डिपेंड करते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है द लाइफ इमर्जेस ऑन द लेवल। लाइफ जो है वो कहाँ से इमर्ज होती है, तो वो सेल से इमर्ज होती है। लिखा हुआ है सेल ऑफ सिमिलर टाइप फॉर्म, एक जैसे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे कह रहा है द अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। तो हमारे पास जो अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज हैं, मतलब कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशी लिंक, दूसरी स्पीशीज से तीसरी स्पीशी लिंक, इसे हम कहते हैं फाइलेटिक लिनेज। फिर वो आपसे कह रहा है कि डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्ट टू ईच अदर। मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशंस हैं जो कि इंटरेक्ट करती हैं एक ही प्लेस के ऊपर, तो फिर हम उसे नाम दे देते हैं कम्युनिटी का। ये सारी डेफिनेशंस आपने डिस्कस की होंगी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक के अंदर। फिर आपसे कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। बेटा ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सेम ऑर्गेनिजम्स हों और वो कैपेबल हों इंटरब्रीडिंग के। इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है कि वो
एबल हो रिप्रोड्यूस करने के। मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक बॉडी है जिसका कोई बेबी हो सकता है, तो फिर हम उसे स्पीशी कहते हैं। सो लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट अ डैश। इसका मतलब हर वो ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड कर सकता है, इसका मतलब हर वो ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसे हम स्पीशी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है, उसे कोई डिजीज है, और उस डिजीज की वजह से या कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई लैकिंग है, हार्मोनल कोई इशू है जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो आप उसे स्पीशी नहीं कहेंगे। तो स्पीशी हम हर उस चीज के लिए यूज करते हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है। फिर आपसे कह रहा है लाइफ एरोस इन दिस वर्ल्ड ऑलमोस्ट डैश। खैर, फिर वो आपसे कह रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा सेल की जो बेसिक यूनिट है वो लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। फिर वो आपसे कह रहा है द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी। तो लिविंग बॉडी में रहने वाले मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या फिर बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर वो कह रहा है ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन एरेटेड सॉल्यूशन। तो प्लांट्स को ग्रो करना एरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ये एक टेक्निक है, जैसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो है वो प्लांट्स को वाटर के अंदर ग्रो कराते हैं, लेकिन वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं, साथ में ऑक्सीजन कंटेंट होता है। सो इस ऑक्सीजन की वजह से उस सॉल्यूशन को हम या उस वाटर को हम एरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है एन एजुकेटेड गैस इज कॉल्ड। एक एजुकेटेड गैस या फिर टेंटेटिव स्टेटमेंट, ये आपकी बुक की लाइन है, इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई भी गैस लगाना, कि आपने जो भी ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जो भी डेटा आपके सामने आया है, उसको देखते हुए आप एक गैस देते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। सो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ऑल एक्सेप्ट डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल क्लोनिंग। इनमें से कौन सी नेचुरल क्लोनिंग की एग्जांपल नहीं है? सो एक चीज लिखी हुई ट्यूमर। ट्यूमर के अंदर सारे सेल सेम होते हैं। कैंसर अगर ऑप्शन के अंदर इंक्लूड होता तो कैंसर भी करेक्ट ऑप्शन होता। फिर वो कह रहा है आइडेंटिकल ट्विंस, तो आइडेंटिकल ट्विंस भी करेक्ट आंसर है। वो आपसे कह रहे हैं नेचुरल क्लोनिंग। क्लोनिंग के मतलब होते हैं कि सेम कॉपीज। तो आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे ट्विंस होते हैं जो कि एक जैसे दिखते हैं, तो जाहिर है वो क्लोनिंग है, एक जैसी कॉपीज बन रही हैं। फिर यहाँ पर वो आपसे कह रहा है डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो बेटा डाइजाइगोटिक ट्विंस और फेटर्नल ट्विंस ये एक ही के साइनोनियम्स हैं, एक दूसरे के साइनोनियम्स हैं। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस जो हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं है। इसका मतलब जैसे आपने देखा होगा कि दो तरह के ट्विंस होते हैं, एक वो ट्विंस होते हैं जो कि एक जैसे नजर आते हैं, हम शक्ल बिल्कुल। सो वो तो आइडेंटिकल ट्विंस हो गए, या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं। एक और तरह के ट्विंस होते हैं जो ट्विंस होते हैं लेकिन एक जैसे नहीं दिखते। सो उसे हम डाइजाइगोटिक ट्विंस या फिर फैटर्नल ट्विंस कहते हैं। तो ये क्योंकि एक जैसे नहीं दिखते, तो इसलिए ये क्लोनिंग की एग्जाम्पल नहीं है। पेंसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सो पेंसिलिन को सबसे पहले जो है वो फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। क्लोनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि क्लोनिंग के लिए हमें एक ही एनिमल या एक ही पेरेंट के गैमेट्स की नीड होती है, दूसरे की नहीं होती। फिर वो आपसे कह रहा है द थेरेपी इन विच रेडियो एक्टिव रेज आर यूज। बेटा एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसके अंदर रेडियो एक्टिव रेज इस्तेमाल की जाए उसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी। एंटीबायोटिक रिक्वायर इन लो अमाउंट्स। एंटीबायोटिक हमेशा कम क्वांटिटी में रिक्वायर होती हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज डैश पेंसिलिन। तो पहली एंटीबायोटिक जो है वो पेंसिलिन डिस्कवर हुई थी। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एडवर्ड जेनर। असल में देखिए बायो है, बायो के अंदर आपकी सारी नॉलेज काम करती है एमसीक्यूज के अंदर, क्योंकि एग्जैक्ट लर्निंग बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है द रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो बेटा रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। कैंसर अगर आप देखें तो कैंसर के लिए हम तीन तरह के ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं। एक तो आप सर्जरी करते हैं, फिर आप कीमोथेरेपी चलाते हैं, फिर उसके बाद आप रेडियोथेरेपी चलाते हैं। सो ये थ्योरी अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करें, वरना मैं आपसे इसको डिटेल में डिस्कस करता। फिर वो आपसे कह रहे हैं मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो बेटा मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। लास्ट टाइम आपने पढ़ा भी होगा, स्पोरोजोआ एक क्लास होती है फाइलम प्रोटोजोआ की, जिसकी वजह से हमारे पास मलेरिया कॉज हो रहा होता है। एन ऑटोट्रॉफ में भी प्लेस इन द किंगडम। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं। तो फंजाई तो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, फंजाई तो एब्जॉर्प्टिव हीटोट्रॉफ्स होते हैं। इस तरह से एनिमीलिया भी नहीं होते, एनिमीलिया जो है वो इंजेस्टिव हीटोट्रॉफ्स होते हैं। सो इस किंगडम के अंदर जिस किंगडम के अंदर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उस किंगडम को हम प्लेंटी कहते हैं। प्रॉब्लम इन बायोलॉजी आर डील विद। तो बायोलॉजी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डील करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के जरिए।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से फिनिश हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतने ही एमसीक्यूज डिस्कस करें। अगली वीडियो में हम कोई दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज।